Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 6th of October 2022. Let's begin today's important MCQ class for upcoming nursing recruitment exams. First question is, which among the following food is restricted in renal failure? इनमें से कौन सा फूड सब्सटेंस अगर रीनल फेलियर हो, किडनी फेलियर हो तो नहीं लेना चाहिए? किडनी फेलियर वाले पेशेंट को इनमें से कौन सा सब्सटेंस खाने के लिए नहीं दिया जाता? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर विटामिन? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. जिन लोगों में किडनी फेलियर होता है, रीनल फेलियर होता है, उनके अंदर प्रोटीन से बने फूड सब्सटेंसेस रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं. हमारी बॉडी में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट बनता है वो यूरिया, यूरिक एसिड आदि की फॉर्म में होता है. इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किडनी की होती है. वो इन मेटाबॉलिक वेस्ट को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालती है. अगर मान लीजिए क्लाइंट की किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर नहीं जा पाएंगे और बॉडी के अंदर इनका लेवल नॉर्मल से अधिक हो जाएगा, जिसके कारण बॉडी में टॉक्सिसिटी सिम्टम्स डेवलप होने लगेंगे. तो इस वजह से जिन लोगों में किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग स्टेट में नहीं है उन्हें प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, खाने में नहीं दिया जाता. Next question. The nurse recognizes that which of the following would be most appropriate to wear when providing direct care to the client with cough. आप किसी कफ से सफरिंग पेशेंट को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपको कौन सा इक्विपमेंट अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करना चाहिए? मान लीजिए कोई टीबी का पेशेंट है और उसे बहुत ज्यादा कफिंग हो रही है. ऐसे पेशेंट को केयर देते समय आप किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहेंगे? मास्क, गाउन, ग्लव्स, शू कवर? यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. कफिंग वाले पेशेंट में केयर के दौरान ड्रॉपलेट्स के थ्रू, एरिसोल के थ्रू रेस्पिरेटरी रूट से इंफेक्शन ट्रांसमिट होने का खतरा रहता है. इसलिए इस खतरे को मिनिमाइज करने हेतु मास्क का उपयोग किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The nurse is caring for a client after a supratentorial craniotomy. The nurse places a sign above the client's bed stating that client should be maintained in which position? Simply कहें तो सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटॉमी प्रोसेस के बाद पेशेंट को किस पोजीशन में रखना है ये आपसे पूछा जा रहा है. ऑप्शन ए कहता है प्रॉन पोजीशन, ऑप्शन टू सुपाइन पोजीशन, सेमी फॉर्वलस पोजीशन, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन.
यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। आइए अब रैशनल की बात कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है यहां पर इंटरेस्टिंग वर्ड, क्रेनियोटॉमी। क्रेनियोटॉमी क्या है इसके बारे में जान लें। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, दिस इज द ब्रेन। इस ब्रेन के चारों तरफ एक हार्ड बोनी कवरिंग पाई जाती है। एक बोनी कवरिंग, बोन से बनी एक कवरिंग पाई जाती है जो कि इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है बाहर से होने वाली जो चोटें हैं, जो इंजरीज हैं, उनसे बचाती है। इस बोनी कवरिंग को और फेशियल बोन को मिलाकर हम स्कल कहते हैं, या इसे इंडिविजुअली आप जाने तो इसे क्रेनियम के नाम से जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रेनियम। और यहां पर हमारा जो वर्ड है वो है क्रेनियोटॉमी। यहां पर दो शब्द हैं, क्रेनियो प्लस एक्टोमी। क्रेनियो का मतलब हो गया क्रेनियम और एक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकली रिमूव। यानी अगर किसी सर्जिकल प्रोसीजर में हम ब्रेन की इस प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी क्रेनियम के एक छोटे से हिस्से को काट कर रिमूव कर दें ताकि इस एरिया में एक होल बन जाए जिसके थ्रू ब्रेन की सर्जरी की जा सके, तो इस प्रोसेस को हम क्रेनियोटॉमी के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा। ब्रेन के चारों तरफ बोन की एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। इस क्रेनियम बोन के एक छोटे से हिस्से को काट कर निकालना और इस कटे हुए भाग से ब्रेन की सर्जरी करना क्रेनियोटॉमी प्रोसेस कहलाता है। बोन का ये जो टुकड़ा हमने निकाला है इसे बोन फ्लैप के नाम से जानते हैं, और इस बोन फ्लैप को सर्जरी के दौरान निकालने के बाद पेशेंट के एब्डोमेन एरिया के अंदर रख दिया जाता है। और जब हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाए, सर्जरी कंप्लीट हो जाए, तो इस प्रोसेस के कुछ समय बाद इसे वापस से पेट से निकालकर ब्रेन के उस हिस्से पर लगा दिया जाता है। क्रेनियम को वापस पूरा क्लोज कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस क्रेनियोटॉमी है। अगर ये प्रोसेस सुप्राटेंटोरियल एरिया में किया जा रहा हो तो इसे हम सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटॉमी के नाम से जानते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर इस प्रोसेस के होने के बाद क्लाइंट को सेमी फॉवलस पोजीशन क्यों दी जाती है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्रेनियोटॉमी प्रोसेस के बाद यदि आपने क्लाइंट को प्रोन पोजीशन दिया, सुपाइन पोजीशन दिया या फिर डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन दिया, तो इन तीनों ही सिचुएशन के अंदर क्लाइंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, सर्जरी के बाद, क्रेनियोटॉमी के बाद पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा ना हो जाए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम क्लाइंट को सेमी फॉवलस पोजीशन देते हैं। और सेमी फॉवलर पोजीशन का मतलब है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाकर उसके हेड साइड ऑफ द बेड को 30 डिग्री एंगल पर एलिवेट करके रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और इस पेशेंट के बेड का जो सिर वाला हिस्सा है उसे हम 30 डिग्री पर ऊपर उठाकर रख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द सेमी फॉवलस पोजीशन, और इस पोजीशन में आईसीपी मेंटेन रहता है। अगर आपसे नॉर्मल आईसीपी कितना होता है ये पूछ लिया जाए तो नोट करिएगा, नॉर्मल आईसीपी की वैल्यू होती है 5 to 15 mm ऑफ Hg। 5 से 15 mm ऑफ Hg नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर वैल्यू मानी जाती है।
Hopefully the concept is crystal clear now. Next question. Infection in the body leads to formation of. जब कभी भी हमारे शरीर में इंफेक्शन होता है तो इसके बाद हमारे शरीर में किसका निर्माण होने लगता है? एंटीबॉडीज का, एंटीजन का, लिपोप्रोटीन का, हॉर्मोन्स का? The right answer is option A, antibodies. जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हम इसे एंटीजन के नाम से जानते हैं. इसे नोट कर लीजिएगा. एंटीजन है फॉरेन पार्टिकल हार्मफुल फॉर बॉडी. हॉर्मोन्स जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं. लिपोप्रोटीन इज द नॉट द राइट आंसर. एंड ऑन एंटीजन के बारे में हम आपको बता चुके हैं. जैसे ही हमारे शरीर में कोई एंटीजन आता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है जो शरीर के लिए घातक हो सकता है, हमारा डिफेंस सिस्टम इसे तुरंत आइडेंटिफाई करके इसे न्यूट्रलाइज करने हेतु, डिस्ट्रॉय करने हेतु इसी के बराबर टक्कर की सेना तैयार करता है जो इससे लड़ सके. इसी सेना को आप एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Bodies attempt to fight the effect of nauseous substance with all its defensive abilities are known as. हमारे शरीर की किसी नॉजियस या हार्मफुल सब्सटेंस से लड़ने की कुल क्षमता क्या कहलाती है? एक बार फिर से समझिएगा. किसी भी डिजीज प्रोड्यूसिंग फैक्टर से हमारे शरीर की खुद को बचाने की जो क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उसे आप किस नाम से जानेंगे ये आपको बताना है. अलर्ट रिएक्शन, अलार्म रिएक्शन, रेसिस्टेंस, एग्जॉशन. यस, आप बिल्कुल सही हैं. ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर. इसे हम रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं. एग्जाम्स के अंदर एक टर्म अक्सर पूछी जाती है जिसका नाम है जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम. और यहां इस क्वेश्चन के अंदर अलार्म रिएक्शन, रेसिस्टेंस और एग्जॉशन जो कि ऑप्शन बी, सी और डी में बताए गए हैं, इन सभी ये तीनों इसी जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम के पार्ट्स हैं. आइए इसे क्विकली रिवाइज कर लें. आप चाहें तो इसे नोट डाउन करें या फिर अपने रिवीजन के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम. जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम. जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम के अंदर 3 चीजें आती हैं. सबसे पहली चीज आती है अलार्म रिएक्शन. अलार्म रिएक्शन का मतलब है जैसे ही हमारी बॉडी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आती है तो हमारी बॉडी अपने आप में कुछ बदलाव करने लगती है. इन बदलावों से हमारा ध्यान इस सिचुएशन की तरफ आता है
और इसे ही हम अलार्म रिएक्शन कहते हैं। जब हमारा शरीर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है तो वो कुछ ऐसे सिग्नल्स जनरेट करता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा शरीर दिक्कत में है, मुश्किल में है। इसे हम अलार्म रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज है ये जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम की। इट इज अ फर्स्ट स्टेज और ये कब आती है? स्टार्ट ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्टार्ट ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जैसे ही हमारी बॉडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आई तो ये अलार्म रिएक्शन शुरू हो जाती है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है उसे हम रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज, टॉक्सिन या फिजिकल फोर्स को पूरी ताकत से ओपोज करना। हमारे शरीर में जब कोई डिजीज होने लगता है तो हमारी बॉडी इस डिजीज को बॉडी से हटाने के लिए पूरी कोशिश करती है। ये ही रेसिस्टेंस कहलाता है। नोट करिएगा, ओपोजिंग the effect of disease, opposing the effect of disease, toxin और physical force. This is about resistance. और आखिरी जो टर्म आती है उसे हम बोलते हैं exhaustion. नोट करिएगा, the last stage is exhaustion. Exhaustion क्या है? State of extreme fatigue or weakness. It is a stage of extreme fatigue और weakness. जब हमारी बॉडी किसी डिजीज से लड़ते लड़ते थक जाए तो ये कंडीशन एग्जॉशन कहलाती है। होपफुली अब आप इस चीज को नहीं भूलेंगे। जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम के अंदर 3 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले है अलार्म रिएक्शन। इसमें डिजीज या स्ट्रेसफुल सिचुएशन की शुरुआत होती है और इस सिचुएशन में हमारी बॉडी कुछ ऐसे सिग्नल्स देती है जिससे हमारा ध्यान इस सिचुएशन की तरफ आकर्षित होता है, हमें अलर्ट करती है। उसके बाद इस डिजीज कंडीशन से बचाव हेतु अपने स्तर पर हमारी बॉडी लड़ाई करती है, रेसिस्टेंस शो करती है। दिस इज द सेकंड स्टेज। और फाइनली अगर हमारी बॉडी इस डिजीज को हटा नहीं पाती, लड़ते लड़ते एक समय के बाद थक जाती है, तो इसे हम एग्जॉशन स्टेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rise of an existing antibody level in response to irrelevant stimuli is called. हमारे शरीर में कोई एंटीजन आया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, इसे डिस्ट्रॉय करने हेतु बॉडी ने एंटीबॉडी तैयार किया। अब ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी हमारे शरीर में बिना एग्जैक्ट इस एंटीजन के आए ही बढ़ने लगता है, बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा में बढ़ता है, नंबर में बढ़ता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, ऑप्शन बी एनामनेस्टिक रिएक्शन, ऑप्शन सी एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी precipitation रिएक्शन।
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब हमारे शरीर में बिना किसी रेलेवेंट स्टिमुलाई के आए ही प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ने लगता है तो ये कंडीशन एनामनेस्टिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। एनामनेस्टिक रिएक्शन जो है सेल मीडिएटेड फिनोमिना है जो कि हमारी बॉडी में प्रीवियसली हुई एंटीबॉडी फॉर्मेशन की एक मेमोरी के बेस पर होती है। हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन स्पेसिफिक मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि भविष्य में कभी सेम एंटीजन के आने पर तुरंत एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, लेकिन इस फिनोमिना में किसी वजह से डिफेक्ट आ जाता है और रेलेवेंट एंटीजन के बिना आए ही इस एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इसे हम एनामनेसिस या एनामनेस्टिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। इसके अलावा ऑप्शन ए के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दी गई है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है जो कि कुछ सेकंड से कुछ मिनटों में डेवलप हो सकती है। इसका कारण है किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आना या फिर किसी मेडिसिन से एलर्जी होना, मधुमक्खियों का काटना, कुछ भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होने पर स्किन पर रैशेज आ जाते हैं यानी चकत्ते बन जाते हैं, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या फिर पेशेंट शॉक में जा सकता है। अगर तुरंत इस सिचुएशन को ट्रीट नहीं किया गया, पेशेंट को एड्रेनलिन नहीं दिया गया तो पेशेंट बेहोश हो सकता है, उसकी डेथ तक हो सकती है। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस है एड्रेनलिन। क्या है? एड्रेनलिन। अगर इसे तुरंत अवेलेबल नहीं करवाया गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। Adrenaline is a drug of choice in case of anaphylactic reaction. अब बात करते हैं ऑप्शन सी के अंदर बताए गए एग्लूटिनेशन रिएक्शन की। जब किसी क्लाइंट को मिस्टेकनली रॉन्ग ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो इससे उसके ब्लड के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे ही हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी क्लाइंट के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स तो इनके तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण एक विजिबल क्लम्प लाइक पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। इसे ही एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एग्जाम्पल है रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट, a client with pancreatitis has been transferred to the intensive care unit. Which order would nurse anticipate? एक पैंक्रिएटाइटिस का पेशेंट है, इसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर द्वारा इस पेशेंट के लिए कौन सा ऑर्डर दिया जाएगा, ऐसा एज अ नर्स आप अनुमान लगाएंगे। एंटीसिपेट करना यानी अनुमान लगाना। ब्लड प्रेशर एवरी 15 मिनट्स। डॉक्टर लिखेगा कि इस क्लाइंट का ब्लड प्रेशर हर 15 मिनट में एक बार चेक करना है। या फिर लेविन ट्यूब इंसर्ट करने के लिए लिखा जाएगा, कार्डियक मॉनिटर लगाने के लिए कहा जाएगा या फिर दिन में 2 बार ड्रेसिंग चेंज करने के लिए कहा जाएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करेंगे कि पैंक्रियाटाइटिस क्या होता है। अगर किसी क्लाइंट के पैंक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए तो ये कंडीशन पैंक्रियाटाइटिस कहलाती है। पैंक्रियास के द्वारा डिफरेंट एंजाइम्स का प्रोडक्शन किया जाता है जो कि बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए पैंक्रियास के द्वारा जो एंजाइम्स आदि बनाए जाते हैं ये पैंक्रियास से ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बाहर ना आ पाए तो लगातार इनके सिक्रीशन के कारण पेशेंट में पैंक्रियास का साइज बढ़ने लगेगा और एक समय के बाद ये एंजाइम्स पैंक्रियास को ही डैमेज करने लगेंगे। यही कंडीशन पैंक्रियाटाइटिस कहलाती है। अब पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट के अंदर हमें डॉक्टर द्वारा लेविन ट्यूब लगाने का ऑर्डर दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा। जब भी क्लाइंट को पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन होती है तो क्लाइंट को लगातार नोजिया और वॉमिटिंग होते रहते हैं। नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन में पेशेंट कहीं एस्पायरेट ना कर जाए, इससे बचाव हेतु हम पेशेंट में लेविन ट्यूब लगाते हैं। लेविन ट्यूब को आप एनजी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस ट्यूब को यदि लगा दिया जाता है तो इससे स्टमक में मौजूद जो भी एसिड आदि बन रहा होता है वो इसके द्वारा सक करके बाहर निकाल लिया जाता है, यानी कि स्टमक का डीकम्प्रेशन होने लगता है। तो याद रखिएगा पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट में लगातार नोजिया वॉमिटिंग होने का रिस्क रहता है। तो इस नोजिया वॉमिटिंग को मैनेज करने के लिए हम क्लाइंट के स्टमक तक एक ट्यूब लगा देते हैं और इस ट्यूब से स्टमक में बनने वाले सभी फ्लूइड कंटेंट को लगातार ड्रेन आउट करवा दिया जाता है। एनजी ट्यूब की जो इन्वेंशन है, खोज है, वो अब्राहम लुइस लेविन द्वारा की गई थी, इसलिए इसे लेविन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर लें, ये चीज पूछी जा सकती है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब also known as लुइस, और आप इसे ऐसे लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज लेविन ट्यूब because invented by Abraham लुइस लेविन। अब्राहम लुइस लेविन ने इस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को डिस्कवर किया था, इसलिए इनके सरनेम के हिसाब से इसे हम कई बार लेविन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। आइए यहां पर जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनकी भी बात कर ली जाए। इस क्लाइंट के अंदर 15 मिनट से हर 15 मिनट में एक बार ब्लड प्रेशर को चेक करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। कार्डियक मॉनिटरिंग की यहां आवश्यकता नहीं है। ड्रेसिंग चेंज 2 times नॉट नेसेसरी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is calculated that a burn client needs 1800 ml of fluid in the first 24 hours in order to maintain blood volume and urinary output. How many ml would the nurse plan to infuse in the first 8 hours based on Parkland's formula? एक बर्न का पेशेंट है और उसे 24 घंटों के अंदर 1800 ml फ्लूइड देना है। अब पार्कलैंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आपको ये बताना है कि इस 1800 ml में से कितना फ्लूइड पहले 8 घंटों में दिया जाना चाहिए।
प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्न टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कहता है 450 ml, ऑप्शन बी कहता है 600 ml, ऑप्शन सी कहता है 900 ml, ऑप्शन डी कहता है 1200 ml। जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए तब तक मैं यहां पर पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है इसे मेंशन कर देता हूं। होपफुली आपने आंसर निकाल लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 900 ml। कैसे आया ये आंसर इसे जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है। किसी भी बर्न वाले पेशेंट को 24 घंटों में कितना फ्लूइड देना है, अगर इस बारे में आपको पता करना हो तो इसके लिए पार्कलैंड फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है। 4 ml को पेशेंट में कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है जो कि परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं और पेशेंट के वेट को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 ml multiplied with total body surface area in percentage burn multiplied with weight in kg। इससे जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास 24 घंटों में कितना फ्लूइड देना है ये अमाउंट आ जाएगा। इस फॉर्मूला से सॉल्यूशन करने के बाद 24 आवर्स के अंदर कितना फ्लूइड देना है ये आ जाएगा। टोटल फ्लूइड मस्ट बी गिवन। अब इस फ्लूइड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यहीं से इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था। फर्स्ट 8 आवर्स, नेक्स्ट 16 आवर्स। पहले 8 घंटों में कितना फ्लूइड दिया जाएगा और अगले 16 घंटों में कितना फ्लूइड दिया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा टोटल अमाउंट का 50%, टोटल अमाउंट का 50% फ्लूइड पहले 8 घंटों में दिया जाएगा और रिमेनिंग 50% जो फ्लूइड है वो 16 घंटे में दिया जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं। आपने कहा कि पेशेंट को बर्न हुआ है और इस बर्न पेशेंट में 24 घंटे के अंदर 1800 ml फ्लूइड दिया जाना चाहिए, 1800 ml फ्लूइड दिया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछा कि पहले 8 घंटे में कितना फ्लूइड देंगे आप, तो इस टोटल फ्लूइड का 50% देंगे, यानी कि 900 ml हम पहले 8 घंटे में दे देंगे और बचा हुआ जो 900 ml फ्लूइड है उसे 16 घंटे में पेशेंट को दिया जाएगा। होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ हैंड वॉशिंग इज। हैंड वॉशिंग का करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। किस सीक्वेंस में हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए ये आपको बताना है। बैक ऑफ हैंड, रेस्ट, देन पाम। सबसे पहले हाथ के पीछे वाला हिस्सा, फिर कलाई, फिर हथेली, या फिर पहले कलाई फिर हथेली फिर हाथ के पीछे वाला हिस्सा। ऑप्शन सी हथेली, कलाई, हाथ के पीछे वाला हिस्सा, या फिर हथेली,
हाथ के पीछे वाला हिस्सा और फिर कलाई। The right answer is option D, palm, back of hand, wrist। कोविड 19 के पीरियड में हैंड वॉशिंग को सिंपल बनाने के लिए एक ट्रिक या एक फॉर्मूला दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इसे सुमन के नाम से बताया गया था। सभी आम लोगों को हैंड वॉशिंग के स्टेप्स इजीली याद रह सके, इसलिए कोविड 19 के समय एक ट्रिक बनाई गई। इसे हम सुमन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एस का मतलब है सीधा, यानी आप अपने हाथ की जो हथेली है, पाम ऑफ हैंड्स हैं, इन्हें अच्छी तरह से रगड़ कर साफ करें, फ्रिक्शन द्वारा क्लीन करें। यू का मतलब होता है बैक ऑफ द हैंड, यानी हाथों की पीछे वाली सरफेस, हाथों को उल्टे तरफ से क्लीन करें। एम का मतलब होता है क्लोज्ड फिट, या फिर मुट्ठी बंद करके जो हाथ का आगे वाला पीछे वाला हिस्सा है, नकल वाला एरिया है, इन सभी को क्लीन करें। उसके बाद ए का मतलब होता है अंगूठा, यानी कि थंब को रोटेटरी मोशन के अंदर क्लीन करें। फिर लास्ट में एन आता है। एन का मतलब होता है नाखून, यानी नेल्स को आप पाम के ऊपर राउंडेड सर्कुलर मोशन के अंदर फ्रिक्शन करते हुए क्लीन करें। और फाइनली आता है के का मतलब यानी कलाई। तो आपको सबसे पहले पाम ऑफ हैंड क्लीन करना है, फिर बैक ऑफ हैंड क्लीन करना है, फिर फिस्ट क्लोज करके क्लीन करनी है, फिर थंब क्लीन करने हैं, नेल क्लीन करने हैं, और फाइनली रिस्ट क्लियर करनी है, क्लीन करनी है। तो ये पूरा सुमन के नाम से शॉर्ट फॉर्म है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको। एंटीबॉडीज किसके द्वारा बनती हैं? प्लाज्मा सेल, इरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स। होपफुली आपका सभी का सही आंसर आएगा। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्लाज्मा सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये बी लिम्फोसाइट्स जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है, कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई आदि हो गए, तो ये सेल्स स्टिमुलेट होती हैं और इनके द्वारा प्लाज्मा सेल में कन्वर्जन होता है, और प्लाज्मा सेल के द्वारा फाइनली एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया जाता है। होपफुली ये सीक्वेंस अब आप भूलेंगे नहीं। बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, an adult client who has peripheral vascular disease of lower extremities was observed smoking in the waiting area. What is the most appropriate response for the nurse to make regarding the client's smoking? आपके अंडर में कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसे पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है लोअर एक्सट्रीमिटीज का, यानी पेशेंट के पैरों की जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपर साइज की नहीं है, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन है, जिसके कारण जो ब्लड है टोस तक, फिंगर्स तक या डिस्टल पार्ट्स तक प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाता। ऐसा पेशेंट जब स्मोकिंग करते हुए देखा जाता है तो एज अ नर्स आप इसे क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है।
ऑप्शन 1 कहता है स्मोकिंग इज नॉट अलाउड फॉर पेशेंट विद ब्लड डिजीज। ब्लड डिजीज से संबंधित पेशेंट्स को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन 2 कहता है स्मोकिंग कॉजेज द ब्लड वेसल्स इन योर लेग्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिड्यूस ब्लड सप्लाई। आपके पैरों की जो नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो पहले से ही सिकड़ी हुई हैं और अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो ये ब्लड वेसल्स और ज्यादा सिकुड़ जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और आपके पैर के दूर वाले हिस्सों तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। ऑप्शन 3 कहता है स्मोकिंग इंक्रीजेस योर ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेन्स योर हार्ट। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो इससे आपका बीपी बढ़ता है और हार्ट पर भी दबाव पड़ता है। ऑप्शन 4 कहता है स्मोकिंग कॉजेज योर बॉडी टू बी अंडर ग्रेटर स्ट्रेस। स्मोकिंग के कारण आपका शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। इन चारों ऑप्शंस में से उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे जो कि इस डिजीज से संबंधित है। आइए वन बाय वन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, ब्लड डिजीज होने पर स्मोकिंग अलाउ नहीं होती। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो डिजीज कंडीशन है इससे संबंधित नहीं है, इसलिए हम इसे गलत मानेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, स्मोकिंग कॉजेज योर ब्लड अंडर ग्रेटर स्ट्रेस। आपकी बॉडी स्मोकिंग के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। ये बात सही है, लेकिन इस कंडीशन से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से संबंधित कंडीशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। स्मोकिंग के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट पर दबाव भी पड़ता है, ये बात तो सही है, लेकिन इस कंडीशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसे गलत मानेंगे। तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन 2 बचता है और यही सही आंसर भी है। जब भी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज से सफरिंग पेशेंट स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग के कारण हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल और ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। तो ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने के कारण जो दूर के पेरिफेरल एरियाज हैं, यानी कि हमारे जो पैरों के अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, उन तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी और हो सकता है वहां पर नेक्रोसिस डेवलप हो जाए। तो इस सिचुएशन में स्मोकिंग को हम पेशेंट में बिल्कुल ही अवॉइड करने के लिए कहते हैं और ये स्टेटमेंट इस डिजीज से संबंधित भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, malignant tumor of the connective tissue is। कनेक्टिव टिश्यू में अगर ट्यूमर हो जाए, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? सिंपली कहें तो कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर क्या कहलाता है? सार्कोमा, कार्सिनोमा, ऑस्टियोमा, मिलेनोमा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियसली पूछी भी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिलेनोमा क्या होता है। मिलेनोमा इज अ मोस्ट सीरियस स्किन कैंसर। मिलेनोमा जो है मोस्ट सीरियस स्किन कैंसर होता है और ये मिलेनोसाइट्स की अंदर होने वाला कैंसर है। इट इज अ कैंसर ऑफ मिलेनोसाइट्स। हमारी बॉडी में जो मिलेनोसाइट सेल्स होती हैं उसके अंदर यदि कैंसर हो जाए तो इसे हम मिलेनोमा के नाम से जानते हैं। ये मिलेनोसाइट क्या काम करती हैं?
ये स्किन को पिगमेंटेशन देती हैं। पिगमेंट ऑफ स्किन, हमारी स्किन का जो कलर होता है वो मिलेनोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मिलेनिन सब्सटेंस के कारण होता है। मान लीजिए किसी पर्सन की स्किन का कलर ब्लैक है, डार्क है, तो इसका मतलब है कि उसकी मिलेनोसाइट्स के द्वारा ज्यादा मात्रा में मिलेनिन सब्सटेंस का रिलीज किया गया, जिसके कारण पर्सन डार्क है। और जिन पर्सन्स की स्किन के अंदर मिलेनिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वो व्हाइट स्किन वाले होते हैं, गोरे लोग होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में मिलेनिन को बनाने वाली मिलेनोसाइट सेल के अंदर यदि कैंसर हो जाए तो इसे हम मिलेनोमा के नाम से जानते हैं, और ये मोस्ट सीरियस टाइप का स्किन कैंसर माना जाता है। नोट कर लीजिएगा आप इसे, मोस्ट सीरियस स्किन कैंसर। दिस इज क्लियर? तो आपका ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड वर्ड ऑस्टियोमा की। इसे आप सिंपली नोट कर लें, बोन कैंसर है ये। जब हमारे शरीर की किसी एक बोन के ऊपर दूसरी एबनॉर्मल बोन की ग्रोथ होने लग जाए तो हम इसे ऑस्टियोमा कहते हैं। इट इज अ बोन कैंसर। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज अ कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इट इज अ कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हमारे स्किन के एपिथेलियल टिश्यूज का कैंसर कार्सिनोमा कहलाता है। ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो अंदर वाली सतह होती है, इंटरनल लाइनिंग होती है, इंटरनल पैसेजवे होता है, वो सभी इस एपिथेलियल टिश्यू द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे कि आपका फूड पाइप है, ईसोफेगस है, इस ईसोफेगस की जो अंदर वाली लेयर है ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, और अगर इसमें कैंसर हो जाए तो आप इसे कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। कार्सिनोमा कंडीशन के अंदर मुख्य रूप से ब्रेस्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैंक्रियास, प्रोस्टेट आदि प्रभावित होते हैं। ये सभी यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। अब फाइनली आपके पास ऑप्शन ए बचता है जो कि सही आंसर भी है। हमारे शरीर में यदि कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, तो इसे आप सार्कोमा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में नोट कर लीजिएगा, सार्कोमा इज अ कैंसर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। हमारे बॉडी में जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनमें यदि कैंसर हो जाए तो इसे आप कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप नोट कर लीजिएगा, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू, फाइबरस टिश्यू लिख सकते हैं। ये सभी सॉफ्ट टिश्यू हैं और इनके अंदर यदि कैंसर हो जाए तो आप इसे सार्कोमा कहेंगे। चार टर्म्स हमने यहां पर कैंसर से रिलेटेड डिस्कस की है। सबसे पहली टर्म है सार्कोमा। सार्कोमा क्या है? सार्कोमा हमारे शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर होने वाला कैंसर है। सॉफ्ट टिश्यू की बात की जाए तो एग्जाम्पल के रूप में कनेक्टिव टिश्यू इज द बेस्ट वन। सेकेंड टर्म है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब होता है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, एपिथेलियल सेल्स के अंदर होने वाला कैंसर। एपिथेलियल सेल हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की सबसे अंदर वाली लेयर को बनाती है। इसके बाद थर्ड टर्म आता है ऑस्टियोमा। इसका मतलब है बोन कैंसर, यानी बोन के ऊपर बोन की ओवर ग्रोथ हो जाए तो ये ऑस्टियोमा है।
फाइनली लास्ट टर्म आती है मिलेनोमा। ये एक स्किन कैंसर का टाइप है, इसमें मिलेनोसाइट सेल के अंदर कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, herd immunity does not protect an individual in, इनमें से किस कंडीशन में हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करती है? डिप्थीरिया, पोलियोमाइलाइटिस, स्मॉल पॉक्स, टिटनेस। किस डिजीज के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करती है? यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, टिटनेस इज द राइट चॉइस। आइए हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। कई बार टर्मिनोलॉजी के रूप में यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हर्ड इम्यूनिटी को आप कम्युनिटी इम्यूनिटी या सोशल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। हर्ड इम्यूनिटी को आप कम्युनिटी इम्यूनिटी या सोशल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू रेसिस्ट एपिडेमिक डिजीज बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू नॉन इम्यून पॉपुलेशन। इस पूरी लाइन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 2019 के अंदर कोरोना डिजीज आया था। कोरोना डिजीज आने के बाद इसका वैक्सीन तैयार किया गया और वैक्सीन को फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों में लगाया जाने लगा। इस वैक्सीन के द्वारा जितने ज्यादा लोग इम्यूनाइज हो जाएंगे, उस कम्युनिटी के अंदर इस डिजीज के केसेस घटने लगेंगे और फिर लोगों की ये इम्यूनिटी इस डिजीज का ट्रांसमिशन स्प्रेड खत्म कर देगी, इस डिजीज को आगे होने से रोकेगी, फैलने से रोकेगी, और यही कम्युनिटी इम्यूनिटी कहलाती है। तो सिंपल शब्दों में यदि आप समझें तो किसी समुदाय या किसी ज्योग्राफिकल एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को यदि इम्यूनाइज्ड कर दिया जाए, वैक्सीनेट कर दिया जाए, तो उस पर्टिकुलर बीमारी का रिमेनिंग लोगों में होने की संभावना खत्म हो जाएगी और लोगों के द्वारा बनाई गई ये इम्यूनिटी कम्युनिटी इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानी जाती है। It helps in eradication of disease like smallpox, polio, diphtheria. इस हर्ड या कम्युनिटी इम्यूनिटी के द्वारा ही हम स्मॉल पॉक्स, पोलियो और डिप्थीरिया जैसे डिजीजेस को कंट्रोल कर पाए हैं, एलिमिनेट कर पाए हैं। यहाँ पर इरेडिकेशन शब्द जो है सिर्फ स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। बाकी पोलियो और डिप्थीरिया जो है एलिमिनेशन मोड में चल रहे हैं, यानी कि अभी कंप्लीटली इस दुनिया से इन्हें हटाया नहीं गया है। जबकि स्मॉल पॉक्स डिजीज का ना तो केस मौजूद है, ना ही कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मौजूद है, इसलिए हमने इसे इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया है। It does not apply to all diseases, just those contagious like tetanus. जो हर्ड इम्यूनिटी है, कम्युनिटी इम्यूनिटी है, वो हर डिजीज पर लागू नहीं होती। एग्जाम्पल की बात की जाए तो टिटनस, टिटनस डिजीज को हर्ड इम्यूनिटी कवर नहीं कर पाती। Herd immunity may develop naturally in society as a result of widespread exposure of disease, or it may stimulated artificially by mass vaccination program. ये क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी क्या आर्टिफिशियली या नेचुरली किस प्रकार से फैलती है। तो आप बताएंगे कि हर्ड इम्यूनिटी जो है दोनों ही मेथड से ट्रांसमिट हो सकती है। ये नेचुरली भी लोगों द्वारा डिजीज्ड होने के बाद उनकी बॉडी द्वारा सेल्फ बनाई गई इम्यूनिटी के कारण भी बिल्डअप हो सकती है। इसके अलावा किसी डिजीज के आने पर
मास लेवल पर यदि वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जाएं तो इसके बाद भी ये इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। तो याद रखिएगा, नेचुरली भी ये डेवलप हो सकती है और इसके अलावा आर्टिफिशियली भी हम इसे मास लेवल पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाकर डेवलप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is caring for a client with a diagnosis of hepatitis who is experiencing pruritus. Which would be most appropriate nursing intervention? किसी हेपेटाइटिस के पेशेंट को प्रूराइटिस हो रहा है, इस सिचुएशन में सबसे सटीक नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कहता है सजेस्ट दैट द क्लाइंट टेक वार्म शावर्स BID। आप पेशेंट को दिन में 2 बार गर्म पानी से स्नान करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी एड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर। आप पेशेंट के नहाने के पानी में बेबी ऑयल मिला देंगे। ऑप्शन सी अप्लाई पाउडर टू द क्लाइंट्स स्किन। आप क्लाइंट की स्किन के ऊपर पाउडर लगाएंगे। ऑप्शन डी सजेस्ट अ हॉट वाटर रिंस आफ्टर बाथिंग। आप पेशेंट को नहाने के बाद हॉट वाटर रिंस के लिए कहेंगे, गर्म पानी से भीगने के लिए कहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप प्लूराइटिस क्या है इस टर्म को जानते हैं तो बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले प्लूराइटिस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये टर्म एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन क्वेश्चंस में आपके इसके बारे में अगर जानते हैं तो आंसर दे पाते हैं। It is a unpleasant sensation of skin, provokes us to scratch. Unpleasant sensation of skin that provokes urge to scratch। सिंपल शब्दों में यदि आप कहें तो प्लूराइटिस को आप इच कह सकते हैं, ITCH। हमारे स्किन पर होने वाला ऐसा अनप्लीजेंट सेंसेशन, एक बुरा अनुभव जिसके बाद हमें स्क्रैच करने का मन करे, इसे प्लूराइटिस कहेंगे। सिंपली कहें तो हमारे त्वचा पर यदि ऐसा कोई फीलिंग आ रही है, सेंसेशन हो रहा है, जिसके आने के बाद हमें उस जगह पर खुजली करने का मन करे, इचिंग करने का मन करे, तो ये कंडीशन प्लूराइटिस कहलाती है। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर होपफुली बिल्कुल सही दे पाएंगे। हेपेटाइटिस का पेशेंट है और उसे खुजली हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करना सही मानेंगे एज अ नर्स? देखिएगा, वन बाय वन यदि सभी ऑप्शंस की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन 1 की। अगर आप पेशेंट को दिन में 2 बार गर्म पानी से स्नान करने के लिए कहेंगे, बाथिंग के लिए कहेंगे, तो इससे उस क्लाइंट की जो स्किन है और ज्यादा ड्राई हो जाएगी और इससे उसमें इचिंग बढ़ जाएगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आप अगर गर्म पानी से रिंस करने के लिए कहते हैं तो ये भी स्किन को ड्राई करेगा, तो इचिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा यदि आप स्किन पर पाउडर लगाते हैं तो इससे भी स्किन की जो ड्राइनेस है वो इंक्रीज होती है और ड्राई स्किन के ऊपर खुजली बढ़ जाती है, ये आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं सर्दियों की शुरुआत होने वाली है, विंटर सीजन आने वाला है। इस
सर्दी के मौसम में अगर आप स्किन के ऊपर कोई क्रीम लोशन आदि नहीं लगाते हैं तो कुछ समय बाद स्किन ड्राई हो जाती है और ड्राई रूखी स्किन के ऊपर खुजली बहुत ज्यादा होती है, इचिंग होती है। ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो इस ड्राइनेस ऑफ स्किन को प्रिवेंट करने के लिए हम इस पेशेंट के नहाने के पानी के अंदर बेबी ऑयल मिला देंगे और इस बेबी ऑयल के कारण इस क्लाइंट की जो ड्राई स्किन वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। पेशेंट की स्किन ड्राई नहीं होगी तो उसे इचिंग नहीं होगी, हम यही तो चाहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। बाथिंग वाटर में बेबी ऑयल को मिलाकर हम ड्राइनेस को कम करते हैं जिससे इचिंग नहीं होती, ये सही ऑप्शन माना जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हियर। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस वह कंडीशन है जिसके अंदर लीवर में इंफ्लेमेशन आ जाती है और मोस्टली वायरल इंफेक्शन के बाद ये देखी जाती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मंडे से लेकर सैटरडे तक रात 8:30 बजे इसी तरह से रेगुलर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। इन वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फॉर नर्सेस प्रिपरेशन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर रेगुलरली आपकी प्रैक्टिस के लिए पोल्स क्रिएट किए जाते हैं। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाकर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन नाम से सर्च करें। हजारों क्वेश्चंस वहां पर आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं। Thank you so much everyone. Best of luck.